नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का आरोप असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर भाजपा के गुंडों ने किया हमला, जिसको लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा सरकार को। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना में शामिल होना चाह रहे थे बड़े बड़े नेता, लेकिन भाजपा ने दे दी ईडी की धमकी, जिसके कारण वो चले गए वापस। संजय राउत ने भाजपा सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की सांसदीय बहाली के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज और याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया 1 लाख का जुर्माना, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद महेश शर्मा का ग्रामीणों ने कर दिया विरोध। संकल्प यात्रा में पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने मांग डाला 5 साल का हिसाब, जिसका जवाब महेश शर्मा नहीं दे पाए और खुद के भाजपा के नेताओं में धक्का मुक्की हुई, जिसको लेकर के यहां पर गांव वालों ने भाजपा को दिया है गांव से भगा। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले नहीं खोली जा सकती आंख, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हो गए नाराज और कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपा और मोदी सरकार में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करना चाहती है, जो कि लोकसभा चुनाव में जनता नहीं होने देगी और इसका बुरा जवाब देगी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर भाजपा के गुंडों ने किया हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें, कांग्रेस ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर भाजपा के गुंडों ने हमला कर दिया है। भाजपा के गुंडों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर, बैनर फाड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। यह कायराना और शर्मनाक हरकत दिखती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे प्यार और जन समर्थन से भाजपा सरकार घबरा गई है, डर गई है। लेकिन मोदी सरकार और उनके इशारों पर चलने वाले असम के सीएम ये अच्छी तरह समझ ले, ये भारत की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यात्रा जारी रहेगा न्याय का हक मिलने तक। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी सरकार को बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है कांग्रेस ने और यहाँ पर कांग्रेस का आरोप है कि असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर भाजपा के गुंडों ने हमला कर दिया है और इस हमले से भाजपा सोच रही है कि कांग्रेस वाले डर जाएंगे, लेकिन यह अन्याय के ऊपर न्याय की यात्रा है और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, चाहे भाजपा कुछ भी कर ले। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुंडागर्दी करने से कांग्रेस को नहीं रोका जा सकता और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनसंपर्क जो है, जनता जो है वो राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है, कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और यह गठबंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा लोगों की उड़ गई है नींद। आपको जो भी कुछ भी लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना में शामिल होना चाह रहे हैं लोगों को धमका रही है ईडी, संजय राउत का आरोप। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को ईडी पर उन राजनीतिक नेताओं को नोटिस भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है जो उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताना पूरी तरह से अवैध है। राउत ने कहा कि संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, सभी बड़े नेता जो शिवसेना में शामिल होना चाहते थे उनके घरों पर ईडी के नोटिस भेज दिए गए और उन्हें धमकी दी गई है कि वह शिवसेना के करीब ना जाएं। उन्होंने कहा कि शिवसेना के बारे में यह अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दिए गए निर्णय पूरी तरीके से अवैध है और हमने ईसीआई को जो भी दिया था उसके सभी सबूत हमारे पास थे। हमने जनता को सारी जानकारी दे दी थी, हमने हटा दिया उनका मुखौटा और उन्हें उजागर कर दिया, जिसके बाद वह उग्र हो गए और अगले दिन से हमारे लोगों को ईडी और आईटी से नोटिस मिलना शुरू हो गया।
पिछले साल जून में पार्टी में विभाजन के बाद प्रतिनिधित्व समूह के विधायकों को आयोग ठहराने की मांग करने वाले शिवसेना गुट की क्रॉस याचिका पर अपना निर्णय देते हुए महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को कहा कि जब प्रतिद्वंदी गुट उभरे तो शिंदे गुट भी असली शिवसेना थी। तो दोस्तों यहाँ पर संजय राउत ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है और शिवसेना में शामिल होना चाह रहे थे कई बड़े नेता जिसको भाजपा द्वारा ईडी की धमकी दी गई और ईडी का नोटिस उनके गेट के बाहर चिपका दिया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है और लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा झटका लग सकता है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की सांसदीय बहाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में खारिज। याचिकाकर्ता पर लगाया गया 1 लाख का जुर्माना। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तुच्छ याचिका दायर करने पर कड़ा रुख अपनाया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने वाली 7 अगस्त 2023 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को 1 लाख रुपए के जुर्माना के साथ खारिज कर दिया है। लोकसभा अधिसूचना ने राहुल गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त 2023 को मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी संसद के निचले सदन में वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं। लखनऊ स्थित अशोक पांडे द्वारा दायर याचिका न्यायमूर्ति BR गवई और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है खारिज और याचिकाकर्ता पर लगा दिया गया है 1 लाख का जुर्माना और सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ कहा गया है कि ये फालतू की याचिका वापस अगर सुप्रीम कोर्ट लाया गया तो जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा कितनी भी ताकत कर ले या कई जो भाजपा के भक्त हैं वो कितनी भी ताकत कर ले, राहुल गांधी को रोकना मुश्किल है और राहुल गांधी आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकल चुके हैं और लोकसभा चुनाव में अपने आप को मजबूत करेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद महेश शर्मा का ग्रामीणों ने किया विरोध। संकल्प यात्रा में पहुंचे थे, गांव वाले ने मांगा 5 साल का हिसाब, धक्का मुक्की भी हुई। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि बुलंदशहर में आगामी 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की जन रैली होनी है जिसकी तैयारी में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। इसी क्रम में तैयारियों को लेकर के और गांव के लोगों से संवाद करने के लिए बुलंदशहर में खुर्जा के एक नए गांव में क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा पहुंचे, जहां उनको ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने उनको बाहर जाने के लिए बोला और साथ ही कार्यक्रम स्थल को खाली करने के लिए बोला। गांव के लोगों का कहना है कि सांसद सिर्फ चुनाव के समय अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, उसके बाद उनको कुछ याद नहीं रहता है। विरोध के बीच में सांसद के साथ गांव के लोग ने धक्का मुक्की भी की, हालांकि कुछ लोगों ने आकर सांसद को पीछे से हटाया। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रामीणों ने सांसद को वापस जाओ के नारे लगाते हुए, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ सड़क पर आ गई और सांसद के काफिलों को गांव से जाने के लिए बोला। इस दौरान कार्यक्रम आयोजित और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। तो दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि भाजपा सांसद महेश शर्मा का ग्रामीणों ने कर दिया है विरोध और संकल्प यात्रा में पहुंचे थे और गांव वालों ने 5 साल का हिसाब, जिसका जवाब जो है वो महेश शर्मा जो है सांसद महेश शर्मा नहीं दे पाए, जिसके बाद आपस में ही धक्का मुक्की शुरू हो गई और गांव वालों ने बोला कि भाजपा यहां से चले जाए। इस गांव में भाजपा का घुसना कर दिया गया है मुश्किल। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 5 साल तो छोड़िए, इनको 1 साल तक का हिसाब नहीं पता, इनको कोई हिसाब ही नहीं पता क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले नहीं खोली जा सकती आंख, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हुए नाराज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि जहां नई मूर्ति है वहीं प्राण प्रतिष्ठा के नियम हो रहे हैं। अभी शरीर को कपड़े से ढक दिया गया है, जो आंख खुली हुई मूर्ति दिखाई गई वह सही नहीं है।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले नेत्र नहीं खोलेंगे। यदि ऐसा तस्वीर आ रही है तो इसकी जांच होगी कि ऐसा किसने किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रभु राम लला की मूर्ति की तस्वीर काफी वायरल हो रही है और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इस मूर्ति को अभी खोला नहीं गया है, लेकिन इस तस्वीर बार बार सामने आ रही है कि उनके नेत्र खुले हैं। इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अपनी टिप्पणी दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि मूर्ति स्थापित हो गई है और उसे अभी खोला भी नहीं गया है। उन्होंने कहा कि रामलला की मूर्ति को कपड़े से ढक दिया गया है। प्रभु रामलला की मूर्ति की आंख से पट्टी हटाने और खुली आंखों वाली तस्वीर के सवाल पर सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों को खोला नहीं जा सकता। जिस मूर्ति का चयन हो जाता है उस मूर्ति की आंखें बंद कर दी जाती हैं और उनकी आंखों को ढक दिया जाता है। जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो मूर्ति है ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से मुख्य पुजारी आचार्य सत्यदेव दास ने कहा है कि ऐसी तस्वीर मिल नहीं सकती है और अगर ऐसी तस्वीर है तो उसकी जांच होगी। यह जांच होगी कि मूर्ति की आंखें किसने खोली और यह तस्वीर वायरल हुई कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य पुजारी भगवान राम के नाराज हो गए हैं और साफ साफ कह दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले नहीं खोली जा सकती आंख। तो ये वीडियो जो है, फोटो है, वो वायरल हो कैसे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है वो रणनीति खेल रही है, धर्म की राजनीति कर रही है? और ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी लहर पर भरोसा तो ईवीएम का समर्थन क्यों? पंजाब सीएम भगवत मान का भाजपा पर निशाना। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने शुक्रवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार से पूछा कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की वजह मतपत्र से चुनाव कराने से क्यों कतरा रही है। दक्षिण गोवा के विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि उन्होंने सांसद में ईवीएम का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा, मैं पूछना था कि ऐसा क्यों है कि जब भी कोई पार्टी ईवीएम के खिलाफ बोलती है तो भाजपा इन मशीनों के समर्थन में आ जाती है। अगर उन्हें मोदी लहर पर भरोसा है तो वह ईवीएम का समर्थन क्यों करते हैं। भगवत मान ने कहा कि इसका मतलब है कि कुछ तो है, अन्यथा वह ईवीएम का समर्थन क्यों करेंगे। अगर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा है तो उन्हें मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने दें। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम की दक्षता को लेकर के संदेह जताया जा चुका है। भगवत मान ने कहा कि यह मैं नहीं कह रहा हूं कि यह आम लोग कह रहे हैं, भगवान देख रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति कर रही है। उन्होंने दावा भी किया कि उनकी पार्टी का शब्द गारंटी दूसरों ने चुरा लिया है। उन्होंने कहा वह सत्ता में बैठे लोगों हमें धमकाते हैं और हमें धमकी देते हैं, लेकिन वह हमें जेल में डाल देंगे, लेकिन हम नहीं डरेंगे। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें आना होगा क्योंकि उन्हें अपने आकाओं से ऐसा आदेश मिला है। भगवत मान ने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 20 महीनों में 40,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। पंजाब और दिल्ली में बिजली निःशुल्क है। भगवत मान ने कहा कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की संख्या 800 तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मोदी लहर पर अगर मोदी को भरोसा है तो ईवीएम का समर्थन आखिर भाजपा क्यों कर रही है, और मोदी पर भरोसा नहीं है तो ईवीएम का समर्थन इसलिए कर रही है क्योंकि ईवीएम में हैक किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ईवीएम का हैक किया जा सकता है? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब लालू के पुराने फॉर्मूले से भाजपा को हराएगी आरजेडी। नेताओं ने बना लिया है प्लान बी। इन 4 मुद्दों पर होगा काम। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि स्थानीय डाक बंगला रोड में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की तैयारी के लिए युवा राजद कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। अध्यक्षता युवा राजद जिला प्रधान महासचिव रंजीत यादव ने की। बैठक में विभिन्न संगठनों के युवाओं के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के समक्ष राजद की सहायता दिलाई गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो लालू प्रसाद के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ने जा रही है आरजेडी। और आरजेडी नगर अध्यक्ष कुंदन यादव ने बताया कि A to Z की पार्टी राजद में सब लोग एक बराबर हैं। रोजगार, गरीबी, भूख, शिक्षा जैसे मुद्दों के साथ राजद अब भी काम करेगा और सरकार की योजनाओं और
कार्यों को ग्राम चौपाल के द्वितीय चरण में घर घर पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि जब अब गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या जाननी होगी और उनकी समस्याओं को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि गांव के युवाओं को साथ लाना होगा, जिससे कि हम लोग आगे चुनाव में भाजपा को हराने में कामयाब पाएंगे। गरीब की समस्या को जानकर उसे सुलझाने का काम करना होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी नौकरी के मुद्दे को भी लोगों के बीच ले जाना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब लालू के पुराने फॉर्मूले से भाजपा को हराएगी आरजेडी और नेताओं ने बना लिया है प्लान और गांव-गांव जाकर के आम गरीबों को जोड़ेगी, युवाओं को जोड़ेगी और उनकी समस्याओं को जान करके उसको सॉल्व करेगी, जिसको लेकर के बड़े बड़े मुद्दों पर काम किया जाएगा बिहार में, और बिहार में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर पर शरद पवार का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाया एक गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों से आग्रह किया कि जब तक केंद्र में मौजूद सरकार को हटा ना दिया जाए वह चैन से नहीं बैठे। सोलापुर जिले के मंगलवेढ़ा शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए पवार ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर केवल चुनाव के दौरान भगवान राम को याद करने का आरोप लगाया। एनसीपी संस्थापक ने कहा, एक विकल्प प्रदान करने के लिए एक साथ आए समान विचारधारा वाली दलों को चुनाव के आखिरी दिन तक आराम नहीं करना चाहिए। उन्हें तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही मौजूदा सरकार को हटा दिया नहीं जाए। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी आगामी चुनाव के लिए गठबंधन बनाने को लेकर के वाम दलों और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के बात कर रही है। एमबीए में शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। अयोध्या राम मंदिर के बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला है, लेकिन यह निमंत्रण कार्ड जो है वह केवल विशिष्ट राजनीतिक दल और संगठन ही इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। पवार ने कहा कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वह भगवान श्री राम की पूजा करने के लिए अयोध्या जाएंगे और उन्होंने कहा कि भगवान राम पूरे देश के हैं, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं है। शरद पवार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया था और अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। जैसे कि कार्यक्रम में पिछले वक्तों से अपने भाषण के दौरान पवार की उम्र का जिक्र किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ शरद पवार ने कह दिया है कि राम मंदिर को लेकर के बयान दे दिया है, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ गई है नींद और भाजपा पर आरोप लगा दिया है कि धर्म की राजनीति ना करें। लोकसभा चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और धर्म अलग है, राजनीति अलग है। भगवान राम पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने राम भगवान को खरीदा नहीं है? भगवान पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस का बिग प्लान, 21 जनवरी को सभी राम और हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ पढ़ी जाएगी, हनुमान चालीसा। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि 22 जनवरी के दिन पूरे देश अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राममय होगा। भाजपा 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त होगी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के राजनीतिक तेज हो गई है। कांग्रेस के आला कमान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर के मना कर चुकी है। वहीं प्रदेश में 22 जनवरी से पहले 21 जनवरी को कांग्रेस सभी राम और हनुमान मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चीफ दीपक कुमार बैद ने 21 जनवरी को दिन कांग्रेस के सभी राम मंदिर में जाकर के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ करने की जानकारी दी है। बैद ने पार्टी के सभी नेताओं को इस आयोजन में शामिल होने के लिए कहा है। वैद ने कहा है कि नेता अपने शहर, गली मोहल्ले के भगवान राम मंदिर और हनुमान मंदिर में जाकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस ने खेल दिया एक बड़ा दाव और 21 जनवरी को ही सभी राम और हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर सकती है कांग्रेस और पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा, जिसको लेकर के राम भगवान का जो दाव है भाजपा की तरफ से वो कांग्रेस ने कर दिया उल्टा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धर्म जो है
वो राजनीति के अंदर नहीं लाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। धर्म की राजनीति ना करे, राजनीति करे मुद्दों पर और धर्म को रहने दे अपनी जगह पर। धर्म जो जो पार्टी राजनीति के अंदर लाएगी, लोकसभा चुनाव में जो है जनता उनको जवाब देगी। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट का भजनलाल सरकार पर जुबानी हमला, राहुल गांधी की यात्रा और इंडिया अलायंस पर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चलें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट शुक्रवार देर शाम उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस शनिवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। वही शुक्रवार शाम को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने भजनलाल सरकार पर सिलसिलेवार तरीके से जुबानी हमला बोला। पायलट ने कहा कि सरकार को गर्व के संबोधन का इस्तेमाल करना चाहिए था। इसके जरिए वह अपनी सरकार की 5 साल की रूपरेखा बताते। वह बताते कि आने वाले समय में सरकार की क्या प्राथमिकता रहेगी और जो वादे उन्होंने किए हैं वह उन्हें कैसे पूरा करेगी। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस अवसर का प्रयोग सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए किया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा अभी भी चुनावी मूड में ही है और जनता के विश्वास करने का एक बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन गवर्नर साहब वादे है कि कैबिनेट जैसे लिख कर देगी वैसे ही भाषण होगा। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार को 1 महीना हुआ है कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां कही थी, लेकिन 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होने थे। उल्टा बिना नोटिस के 5000 बच्चों की नौकरियां भाजपा द्वारा छीन ली गई। वह सिर्फ इसलिए कि योजना का नाम राजीव गांधी से था। मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने वादे पूरा कर पाई है और अब इंडिया गठबंधन बना है। यह मजबूत गठबंधन है और गठबंधन में लगातार सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है और यह गठबंधन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। और सचिन पायलट ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के प्रतिक्रिया दी और कह दी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसने जो है भाजपा की नींद उड़ा दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाला है वो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को मजबूत करेगी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ेगा, पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मोदी सरकार और एनडीए को हरा देगा। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों आप भी अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।